नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सब आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो रसगुल्लो, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 12 के गणित के चैप्टर नंबर 5 नहीं, बल्कि आज हम लोग बात करेंगे 6 की। चैप्टर नंबर आपका जो है ये 6 होने वाला है। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये। और चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग, आज इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारी एक सीरीज चल रही थी कक्षा 12 वाले बच्चों के गणित के लिए, जिसका नाम था अंतिम जड़ी बूटी। और ये अंतिम जड़ी बूटी बहुत सारे बच्चों के लिए एकदम बेहतरीन साबित हो रही है, क्योंकि मैं कमेंट देख पा रहा हूं जिन बच्चों का, वो बच्चे बता रहे हैं कि बहुत अच्छी क्लास लगी है सर, बहुत बढ़िया क्लास चला रहे हैं, ऐसे ही सभी चैप्टर का पढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा भाई आप लोगों को तो पढ़ाऊंगा सारे चैप्टर, लेकिन आप लोगों का काम बस इतना है कि मेरे इस वीडियो को जितने भी साथी देखेंगे उनको अपने दोस्तों में, अपने लोगों में शेयर और लाइक जरूर करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज नए चैप्टर की, और इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 तक अब तक इस अंतिम जड़ी बूटी में कवर कर लिए थे, जिसमें आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताए गए थे जो पेपर में शायद छपने वाले ही हैं, एक प्रकार से कह लिया जाए तो। अब वो सवाल आपके जो है पेपर में आएंगे तो आप लगा लें, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर बताए जाएंगे जिसके आधार पे पेपर में आप लोग अच्छे से लगा करके आए। तो हम लोग चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग बता दूं कि चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। एक आपके पास टॉपिक थी राशियों के परिवर्तन की दर, ये था। उसके बाद आपने पढ़ा था बच्चे कि वर्धमान ह्रस्वमान आपने पढ़ा था। उसके बाद आपने उच्चतम और न्यूनतम पढ़ा था। ये 3-4 टॉपिक ऐसे थे जिसके आधार पे आपने प्रश्नावली को लगाया था और उसके सवाल को हल किए थे आपने। फिलहाल हमारा जो चैप्टर यहां पर है अवकलज के अनुप्रयोग, इसमें जो है जो क्वेश्चन शुरू में आने वाले हैं वो राशियों के परिवर्तन की दर के ऊपर होगा। मैं एक बार समझाता हूं, यहां पर हूं, राशियों के परिवर्तन के दर लिखना पड़ेगा यहां पर, राशियों के परिवर्तन के दर, राशियों के परिवर्तन की दर, है ना, राशियों के परिवर्तन की दर। इसी पे सवाल आपके बनेंगे। ये आपने हेडिंग पढ़ी होगी, राशियों के परिवर्तन की दर, ये आपने बहुत अच्छे से हेडिंग पढ़ी होगी। अब थोड़ा इस हेडिंग का क्या मतलब है। हेडिंग का मतलब यह है कि किस राशि का परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है। मतलब ये कह लिया जाए कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा जाए तो dy अपॉन में dx, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि y में परिवर्तन है। किस में परिवर्तन है? y में परिवर्तन है। y में परिवर्तन है किसके सापेक्ष मेरे रसगुल्लों? तो आप कहेंगे x के सापेक्ष है, x के सापेक्ष है। इस क्वांटिटी को और इस चीज को समझने के लिए आपके पास बस यही मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर dy अपॉन में dx लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि y में परिवर्तन हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है? आप बोलेंगे x के सापेक्ष हो रहा है ना। तो y के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, इसका मतलब है। और ऐसे ही सवाल आपके यहां पर मिलने वाले हैं। तो आपको पकड़ना यह पड़ेगा कि किस राशि का परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है। जो सापेक्ष में रहेगा वो बटे में रहेगा, और जिसमें परिवर्तन होगा वो ऊपर लिखा जाएगा। मतलब dy अपॉन dx लिखा जाएगा तो ऊपर राशि में परिवर्तन होगा, नीचे वाली राशि के सापेक्ष होगा, नीचे वाली राशि के सापेक्ष होगा। ऐसा ही हमारे पास खेल है। अब इसी लॉजिक को पकड़ना पड़ेगा, और आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो किस राशि में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और कुछ मेंसुरेशन के फार्मूले जिसको आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लंब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसको हम लोग कक्षा 10 में मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति वाले हिस्से में पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है, चैप्टर का नाम देता है कक्षा 10 में कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हालांकि आज उस फार्मूले का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करके सवालों को लगाने वाले हैं, लेकिन जो भी फार्मूले आएंगे मैं उन फार्मूलों को लिखूंगा, तब जाकर के सवाल को हम लोग हल करके आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए ध्यान से। फिलहाल इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे कि किस राशि का परिवर्तन किसके सापेक्ष होता है। अब इसी का हम लोग खेल स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मैंने यहां पर दो क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है और एक क्वेश्चन नंबर 2 है। दो क्वेश्चन लिया है।
आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को हल करना है, ठीक ना। तो देखिए पहला सवाल हमारे पास कहता क्या है, ये कह रहा है क्या कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। हमें जो है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, किसके सापेक्ष निकालना है, r के सापेक्ष। और मैंने बताया था कि जिस राशि में परिवर्तन होगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके सापेक्ष होगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे। तो मतलब dy by dx का मतलब ये होगा कि y में परिवर्तन है, किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है, ठीक ना। तो इतना ध्यान देना है हमको है कि हमें क्षेत्रफल, किसके क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है त्रिज्या r के सापेक्ष, और r का मान हमारे पास ये दे रखा है 5। तो फिलहाल हम लोग ये मान लें, इस देखो सोल्यूशन में यही स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 का। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। ये मान लिया जाए कि माना वृत्त का क्षेत्रफल, ये मान लेंगे थोड़ा सा, माना वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल a है, वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, कैपिटल A है। अब सवाल में कह रहा है क्या कि इसी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। मतलब a में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। मतलब हमें निकालना यह है कि dA बटे में dr बराबर में क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। जबकि r बराबर में दिया है 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है ना, यहां बोला भी है। अब dA बटे में dr निकालना है। तो आप ये जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए ध्यान जरा इस चीज को मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या, कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इसका फार्मूला होता है मेरे बच्चे क्या, पाई r का स्क्वायर, ये होता है। अब वृत्त के क्षेत्रफल को आपने a मान लिया है, तो हमारे पास आएगा a बराबर हो जाएगा पाई r का स्क्वायर। हमें निकालना है dA बटे में dr। इसका मतलब इस वाले व्यंजक का r के सापेक्ष अगर मैं अवकलन कर दूंगा तो dA बटे में dr इधर मिल जाएगा। तो r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका लिखेंगे यहां पर क्या, r के सापेक्ष, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, यही कर लेते हैं मेरे भाई, अवकलन करने पर। आइए अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास जाए कितना, dA बटे में हो जाएगा dr बराबर, यहां पाई तो अचर पद है, इसको बाहर करेंगे, पाई बाहर हो जाएगा और इंटू में आएगा d बटे में dr और क्वेश्चन हो जाएगा r का स्क्वायर। r स्क्वायर का r के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो जो पावर रहता है आगे चला जाता है। मतलब हमारे पास आएगा dA बटे में dr बराबर में कितना आएगा मेरे रसगुल्लो, बराबर में आएगा आपके पास 2, आगे गया 2 और फिर पाई, ये हो जाएगा r। अब r का मान हमारे पास दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहां पर क्या, इसलिए आएगा dA बटे में dr एट द पॉइंट ऑफ r बराबर 5। मतलब इसमें जहां r रहेगा वहां पर हम लोग 5 रखेंगे, तो आएगा 2 पाई और गुणे 5, ये गुणा करने पर आएगा 15 के 10 पाई और हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास है, सॉरी प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्रति, क्योंकि बटे में आ गया ना r यहां पर, प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही सवाल को आपको हल करने हैं, ठीक ना। तो अब उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक ना। तो थोड़ा देखिए जरा ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है, एक बार इसको ही पढ़ेंगे और एक बात ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो इसमें किस राशि में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष होगा, इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा रसगुल्लों, ठीक ना। तो पढ़ते हैं, देखिए जरा ध्यान से। ये कह रहा है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। मतलब ये कि इसके घन के आयतन में परिवर्तन हो रहा है कितना, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब ये हो गया समय के सापेक्ष इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। फिर बोला है कि यदि इसके कोर की लंबाई, कोर का मतलब होता है घन की भुजा होती है, और घन के भुजा की लंबाई दी है 10 सेंटीमीटर हो तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, हमें पता करना है। अब एक बात जरा सोचिए आप लोग कि यहां पर हमें पकड़ना पड़ेगा कि घन के आयतन की जो बात कर रहा है, इसके आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है वो दिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड दे रखा है, और इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है। फिलहाल तो हमें इसी ध्यान देना है कि इसके 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है,
मतलब ये कि आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष, जो बटे में रहता है वही ध्यान देना पड़ेगा कि बटे में क्या है, समय के सापेक्ष इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। कितना हो रहा है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो रहा है। मतलब ये आपका जो आयतन हो रहा है वो समय के सापेक्ष बदल रहा है, समय के सापेक्ष, और समय को हम लोग टी लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस बात थोड़ा देखिए ध्यान से, मैं इस चीज को कैसे लिख रहा हूं, सोल्यूशन देखिए ध्यान से। यहां से हम इसका सोल्यूशन ज्ञात करेंगे रसगुल्लों, बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से, एकदम देखते रहिए आराम से। क्या निकालेंगे, यहां पर पहले हम लोग मान लेंगे सोल्यूशन में कि माना घन का आयतन, मान लेंगे कि माना घन का आयतन, इस तरह मान लेने से ना हमारा थोड़ा चीज आसान हो जाएगा। घन का आयतन मैंने मान लिया यहां पर, और घन का आयतन मेरे रसगुल्लो हम लोग V मान लेते हैं, क्योंकि V मतलब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब हिंदी में आयतन, आयतन मैंने मान लिया। और इसके भुजा, भुजा की लंबाई, भुजा मतलब वही कोर, जो आपका यहां पर कोर है, इस कोर को हम लोग x मान लेते हैं, कोर x, तथा जिसमें हमें परिवर्तन ज्ञात करना है पृष्ठ का क्षेत्रफल, लिखेंगे यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लेंगे, यहां पर ये लिख लेंगे यहां पर पृष्ठ का क्षेत्रफल, और पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग मान लेंगे कैपिटल ए है, इतना हमारे पास है। अब इसके बाद इसमें जिसका जिसका मान दिया है उस मान को हम लोग देखेंगे। क्या दे रखा है हमारे पास, आपके पास ये दिया है कि इसके आयतन, आयतन का मतलब हो गया V, इसके आयतन में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड के दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये दे रखा है क्या, कि हमारे पास ये दिया है dv अपॉन में दिया है dt। क्यों भैया, क्यों दिया dt, अब आप जानते हैं t का मतलब होता है समय, समय का मतलब मात्रक उसका सेकंड हो जाएगा, तो समय के सापेक्ष इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है कितना, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पर dv अपॉन में dt का मान हो जाएगा, और ये दिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये दे रखा है। साथ ही साथ कह रहा है क्या, कि इसके कोर की लंबाई, कोर का मतलब भुजा, इसकी भुजा की लंबाई दी हमारे पास 10, इसका मतलब x बराबर हो जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है क्या, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब जरा एक बात बताओ मुझे कि अगर आयतन ये समय के सापेक्ष बढ़ रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समय के सापेक्ष ही बढ़ेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैंने a माना है, इस a में परिवर्तन समय के सापेक्ष होगा, है ना। मतलब हमसे पूछ ये रहा है मेरे रसगुल्लों, पूछ ये रहा है क्या, कि पूछ रहा है dA बटे में dt बराबर में क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछ रहा है, ये हमारे पास है हिसाब किताब। अब आप क्या करेंगे कि घन के आयतन के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। घन के आयतन का फार्मूला होता है कितना, घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा का क्यों होता है, उसका प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान से जरा, लिखेंगे यहां पर क्या, घन का आयतन, फार्मूला जो है आपके पास उसको लिखेंगे यहां पर कि घन का आयतन, ये मैं लिखते जा रहा हूं, घन का आयतन, और घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा का क्यू, यही मेरे रसगुल्ले होता है, ध्यान दीजिएगा, भुजा का क्यू। घन के आयतन को आपने v माना है तो आएगा v बराबर भुजा को आपने x माना है तो हो जाएगा x का q। अब एक काम हमें करना पड़ेगा, क्या काम में करना पड़ेगा कि यहां पर हमारे पास dv बटे में dt दिया है, तो आप इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लेकिन यहां पर क्या, t के सापेक्ष, क्योंकि भैया dv अपॉन dt दिया है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना, अवकलन किया जाए इस चीज को, अवकलन करने पर, आइए देखिए ध्यान से, अवकलन करते हैं तो अवकलन करने पर कितना आएगा, ये तो हमारे पास आ जाएगा dv अपॉन में जाएगा dt बराबर में आएगा d अपॉन में dt, और क्वेश्चन हो जाएगा x का q। अब देखिए एक चीज ध्यान से, हमें x q का t के सापेक्ष अवकलन करना है ना। तो भाई आप जानते हैं कि अगर हम x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसमें dx बटे में dt से गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि अवकलन में ये नियम पढ़ चुके हैं आप लोग हैं। तो जब अवकलन करने के बाद इसमें dx बटे में dt से गुणा करेंगे तो कितना आएगा वो देखिए ध्यान से। फिलहाल इसका मान हमारे पास दिया है 9, तो हम यहां पर जाएगा 9 बराबर, इसका अवकलन करते हैं तो आएगा 3x का स्क्वायर और इंटू हो जाएगा dx बटे में dt, ये हमें मिलेगा। हम यहां से क्या करेंगे, dx बटे में dt का मान निकालेंगे तो ये 3x स्क्वायर जाएगा बटे में, ये होगा हमारे पास। तो लिखेंगे यहां पर क्या, dx बटे में dt बराबर में आ जाएगा कितना, 9 बटे में आएगा 3x का स्क्वायर, ये मिलेगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा dx बटे में dt, फिर बराबर हमको मिलेगा कितना, देखिए ये काटेंगे 3 त्रिक के 9 और 3 एकम में 3,
ऊपर आएगा हमारे पास 3/x का स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा। फिलहाल इस चीज को याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे मुझे प्रयोग भी करना है इस चीज को, है ना। अब देखिए आपसे पूछ रहा था डीए बटे में dt, और ये जो है आपका ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो हमें घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी फार्मूला प्रयोग करना पड़ेगा। उस चीज को मैं यहां लिख दे रहा हूं। देखिए इसको मिटा दूं थोड़ा सा, क्योंकि अब ये तो जरूरत है नहीं हमारे पास, इसको मिटा रहा हूं। यहां पर मिटाएंगे जब, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे और उसका फार्मूला होता है कितना, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। लिखेंगे यहां पर क्या कि घन का, यहां लिख दे रहे हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिखेंगे, और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान होता है 6 गुणे होता है भुजा का स्क्वायर। ये याद रखिएगा, फार्मूला है सब, क्योंकि 10 में पढ़ चुके हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। अब रसगुल्लो एक बात ध्यान दो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने a माना है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास कितना a बराबर में आएगा 6, और भुजा मैंने मानी है x, तो हो जाएगा x का स्क्वायर, तो आएगा 6x का हो जाएगा स्क्वायर। अब इसका t के सापेक्ष आकलन कर दो, इसका भी t के सापेक्ष आकलन करेंगे तो पहले तो हमारे पास आएगा dA और बटे में जाएगा dt बराबर 6 बाहर करेंगे, 6 बाहर रहेगा, इसका करेंगे तो आएगा 2x, और इसी में dx अपॉन में dt से गुणा भी कर देंगे, हमारे पास हिसाब किताब मिल जाएगा। अब देखिए x का मान हमारे पास यहां पर है 10, और dx बटे में dt का मान हमारे पास आ गया 3 बटे x स्क्वायर। रख दो आराम से, सिंपल हो जाएगा। रखेंगे तो इस चीज को यहां लिख सकते हैं भाई, ये आएगा dA बटे में हो जाएगा dt बराबर, dt है ये आपका, बराबर में कितना आएगा हमारे पास, देखिए ये आएगा 6 दुना के 12x गुणे dx बटे में dt का मान आ गया 3 बटा x स्क्वायर, तो आएगा 3 बट्टा हो जाएगा x का स्क्वायर, यही ना होगा, एक x से एक x कट जाएगा हमारा, आएगा हमारे पास कितना dA बटे में जाएगा dt बराबर में आएगा 12 गुणे 3 बट्टा हो जाएगा x। ठीक है मेरे रसगुल्लो। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, x का मान दिया है 10, रख दो वहां पर 10। जब रखेंगे 10 तो कितना आ जाएगा, इस चीज को थोड़ा सा कहां हल करूं मैं, हालांकि थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इस वाले हिस्से को मिटा दे रहा हूं। चलिए देखो ध्यान से, थोड़ा सा मिटा रहा हूं क्योंकि जगह हमारे पास थोड़ा कम पड़ जाता है ना, क्या करें भाई, अभी हम लोग उतने सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी मेहनत जारी है, और मेहनत जारी है तो भाई प्रयास करेंगे जितना हो सकता है हम सबसे, ठीक ना। चलिए देखिए इधर ध्यान से, यहां पर आ गया हमारे पास dA बटे में dt बराबर में कितना बचा है, 12 गुणे 3 बटा x, यह आएगा 12 गुणे 3 बटा x, x का मान 10 दिया, रख देंगे यहां पर, तो ये आएगा 12 गुणे 3 बटा 10। काटेंगे इसको, किससे कटेगा, देखिए ध्यान से, काटेंगे तो हमारे पास आएगा 5 दुना के 10, और ये जाएगा 6 दुना के 12, 6 18 बटे में 5, ये जाएगा हमारे पास dA बटे में जाएगा dt बराबर में आएगा 6 18 बटे में 5, और ये आएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर प्रति सेकेंड, जो कि हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहां पर है, कुछ हिस्सा मैंने यहां भी हल किया इसका है, इसको एक बार देख लेंगे। फिलहाल तो यहां इसी तरह हल करना है, और जब तक आप जो है किस राशि में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, ये नहीं पकड़ेंगे, तब तक आपका सवाल बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता जाएगा और सवाल लगाने में दिक्कत भी हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों क्वेश्चन को पकड़िए कि किस राशि में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अभी हम लोग 3-4 सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। मिटाता हूं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ठीक ना। देखिए जरा ध्यान से, तो रसगुल्लो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा अभी जस्ट, लेकिन फिलहाल उसमें कुछ न कुछ अगर हो सकता है कमी रह जाए, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से आप उसको पूरा कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ठीक जो है क्वेश्चन 1 और 2 की तरह ही है, बस पकड़ना है, बार बार मैं बता रहा हूं इस चीज को, पकड़ना ये है कि किस राशि में परिवर्तन होगा, किसके सापेक्ष होगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ता हूं, आप खुद ही देखेंगे किस राशि में परिवर्तन हो रहा है। देखिए ध्यान से, मैं क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत यहीं से हल कर दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन मैं यहीं से लिख रहा हूं, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए ध्यान से, ये कह रहा है क्या कि एक घन का आयतन, अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 बताया हूं, इसके पहले घन का आयतन 8 सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है,
ठीक एकदम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। मतलब इसके आयतन में परिवर्तन दे रखा है फिर से, लेकिन वो परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है मेरे रसगुल्लो? आप बोलेंगे सर समय दिया है, सेकंड दिया है। इसका मतलब समय के सापेक्ष इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो जब आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी परिवर्तन समय के सापेक्ष ही होगा, है ना? इस बात को पकड़ो। तो मैं लिखता हूं यहां पर हूं कि माना घन का आयतन, फिर से वही काम करना पड़ेगा हमको। मान लेते हैं इस चीज को, माना घन का आयतन मान लेते हैं, माना घन का आयतन, और घन का आयतन हमारे पास ये दिया, मान लिया जाए v, और साथ ही साथ इसकी भुजा, भुजा मतलब वही किनारे की लंबाई या कोर की लंबाई, इसकी भुजा को हम लोग मान लेते हैं x, और उसके बाद जो है इसके किनारे की लंबाई तो वही भुजा होगी x। अब उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लेते हैं, यहां पर है पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन यहां पर क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग मानेंगे कितना मेरे स्कूलों, a, है ना? तो पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने मान लिया कितना, a। अब उसके बाद देखिए किस राशि में परिवर्तन हो रहा है, वो भी किसका किसका मान कितना दे रहा है वो भी ध्यान देंगे। कह रहा है इसके आयतन में हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से, आयतन हमने v माना है, तो भैया लिख लेंगे इस चीज को। हमारे पास ये दिया है dv अपॉन में दिया है dt, बराबर में दिया है 8 सेंटीमीटर का क्यूब प्रति दिया है सेकंड, ये दे रखा है। साथ ही साथ इसके भुजा की लंबाई दी है 12, तो भुजा मतलब x, x का मान हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये हमसे पूछ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, dA बटे में dt बराबर में क्वेश्चन मार्क, ये लगाएंगे। तो अब क्या किया जाए, पहले हम लोग आयतन के फार्मूले का प्रयोग करते हैं, घन के आयतन का। देखिए ध्यान जरा, लिखेंगे यहां पर क्या कि घन का आयतन, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, घन का आयतन, और घन के आयतन का फार्मूला हम लोग जानते हैं भुजा का क्यों होता है, तो यहां पर जाएगा भुजा का क्यों, ये मिल जाएगा। घन का आयतन हमारे पास v है और भुजा आपके पास दिया है x, तो हो जाएगा हमारे पास x का क्यू, ये मिल जाएगा। आइए इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्योंकि यहां पर dv अपॉन में dt दे रखा है, तो करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, तो हमारे पास आएगा कितना, dv अपॉन में dt बराबर x करेंगे t के सापेक्ष, तो पावर प्ले आगे जाएगा, आएगा 3x का स्क्वायर, और इसी में dx अपॉन में dt से गुणा भी करते हैं, है ना? इसका मान मेरे स्कूलों दे रखा है 8, चल लिखते हैं, यहां पर है 8 बराबर हो जाएगा 3x का स्क्वायर, और इंटू में जाएगा dx अपॉन में जाएगा dt। इसका मान निकालेंगे तो ये जाएगा बटे में, आएगा हमारे पास dx अपॉन में dt बराबर हो जाएगा कितना, 8 बटे में हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ये मिलेगा। आप बोलेंगे सर ठीक चल रहे हैं, यहां तक बात समझ आ रही है? अब इस मान को हम लोग आगे भी पुटअप करेंगे, क्यों, क्योंकि भैया अभी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। तो इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं क्या, कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालना हमको है, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो इसका फार्मूला होता है कितना, इसका फार्मूला होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर ये होता है फार्मूला। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने माना है a, तो यहां पर आएगा हमारे पास a बराबर हो जाएगा 6, भुजा मैंने मानी है x, तो आएगा x का यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी का फिर से हमें t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, अवकलन करेंगे रसगुल्लों तो कितना आएगा, dA और बटे में जाएगा dt बराबर 6, अचर पद बाहर करेंगे इसको, आएगा 6, x स्क्वायर का अवकलन करने पर आता है 2x, और इसी में dx बटे में dt से गुणा भी कर देंगे, ये हमारे पास है। देखते रहिए फिर आराम से, आएगा हमारे पास dA बटे में dt बराबर जाएगा 6 दुना के 12 x गुणे dx बटे में dt का मान दिया हमारे पास कितना, 8 बटे में 3x का स्क्वायर, तो आएगा 8 बटे में जाएगा 3x का स्क्वायर, ये मिलेगा। एक x से x कट जाएगा, 3 एक में 3, 3 चौक के 12, ये मिलेगा, और ये हो जाएगा 8 चौक के 32, तो आएगा dA बटे में जाएगा कितना, dt बराबर में हमारे पास आ गया 8 चौक के 32 बटे में जाएगा x, बचेगा यहाँ पर अभी ये x का मान अब दे रखा है कितना, 12, उस मान को यहाँ रख देते हैं, रखेंगे तो आएगा dA बटे में जाएगा dt बराबर हो जाएगा 32 बटे में जाएगा हमारे पास कितना, 12। इसको जो है काट देते हैं, कितना इसको काटेंगे, 6 से कट जाएगा क्या, 8 से काटेंगे, नहीं 4 से काट देंगे,
3 चौक के 12 और 8 चौक के 32, 8 बटे में 3 आएगा। मतलब ये कि हमारे पास जो डी ए बटे में डी टी है इसका मान आएगा 8 बटे में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्रति हो जाएगा सेकेंड। ये हमारा फाइनली आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्कूलों, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार पढ़े। तो साथियों हमने क्या किया था कि अभी क्वेश्चन नंबर 3 खत्म किया, जो कि हालांकि मैं मिटा चुका हूं। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 की जैसा है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या सवाल है, या क्वेश्चन नंबर 1 की तरह एकदम है। तो एक बार इसको हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद देखेंगे सवाल हमारा कहता क्या है। बहुत ध्यान देना है। कह रहा है क्या कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, देखो ध्यान से यहां पे देने वाली बात है। कह रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इसका मतलब यह है कि दर से बढ़ रही है। मतलब ये कह रहा है कि जो वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या यहां पर मैं बात कर रहा हूं त्रिज्या की, जो ये वृत्त की त्रिज्या ये है, ये त्रिज्या हमारे पास 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष? आप बोलेंगे सर समय के सापेक्ष, क्योंकि बट्टे में समय दे रखा है ना। और ये भी बोला है कि आगे कि ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। हमें जो है इसके वृत्त के क्षेत्रफल की दर ज्ञात करनी है कि किस दर से बढ़ रहा है क्षेत्रफल इसका। अगर त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा ही, वही हमें निकालना है। जबकि लास्ट में दिया है कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसका हमें प्रयोग करना है। तो आइए देखिए ध्यान से, हमें सवाल में क्या बोल रहा है इसका ध्यान देना पड़ेगा, और क्या निकालना है इसका भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहां पर, पहले क्या मानेंगे वही काम जैसे भी हम लोग किए थे कि सॉल्यूशन इसका मैं यहां स्टार्ट कर रहा हूं। मान लेंगे यहां पर कि माना वृत्त का क्षेत्रफल, माना वृत्त का क्षेत्रफल, ये लिखेंगे थोड़ा सा, वृत्त का क्षेत्रफल ये लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो भाई पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी राशि क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल मैंने कैपिटल ए मान लिया, तथा त्रिज्या मेरे भाई, त्रिज्या को हम लोग मान लेंगे स्मॉल आर मान लेंगे। त्रिज्या को मान लिया मैंने स्मॉल आर है, ये मैंने मान लिया। अब इसी त्रिज्या आर में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है त्रिज्या। मतलब ये कि हमसे डी आर बटे में डी टी का मान दे रखा है कितना, वो दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये दे रखा है। और इसके क्षेत्रफल कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। और क्षेत्रफल को मैंने भाई ए माना है रसगुल्लो, तो यहां पर हमसे पूछ रहा है डी ए बटे में डी टी बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब एक बात बताओ, अगर इस त्रिज्या आर में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो भाई क्षेत्रफल भी समय के सापेक्ष ही बढ़ेगा। अब बोलेंगे हाँ सर यहां तक बात ठीक है। लास्ट में बोला है क्या कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये कि आर बराबर हमारे पास 10 सेंटीमीटर ये दे रखा है। अब देखिए हमें क्या करना है कि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला प्रयोग करना है, जो होता है पाई आर का स्क्वायर। ये है, लिखेंगे इस चीज को, वृत्त का क्षेत्रफल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल मेरे भाई आपके पास होता है ए, मैंने माना था इसको, ये इसका मान दिया हमारे पास है पाई आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। मतलब इसलिए लिख सकते हैं क्या कि ए बराबर जाएगा आपके पास पाई आर का स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब इसी का हम लोग जो है टी के सापेक्ष अवकलन कर दें, क्यों? क्योंकि ये डी ए बटे में डी टी ये निकालना हमको है, तो मैं इस ए का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी ए बटे में डी टी मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर क्या, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए आराम से, हमें बस अवकलन करना है। इधर का तो हो जाएगा डी ए बटे में आएगा डी टी बराबर पाई अचर पद है, इसको बाहर करेंगे और इस आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर में 2 आगे जाएगा, इसमें से एक पावर घट जाएगी, और इसी में मेरे भाई डी आर बटे में डी टी से गुणा भी करते हैं ना, इतना काम करते हैं। अब रखेंगे मान, तो हमारे पास आएगा डी ए बटा डी टी बराबर में आएगा पाई तो बराबर करेगा 2 लिख देंगे आगे 2 पाई आर का मान 10,
तो गुणे हो जाएगा 10 और गुणे डी आर बटे डी टी किसका मान दिया 3, तो आएगा हमारे पास 3। सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा डी ए बटा हो जाएगा डी टी बराबर, गुणा करेंगे तो आएगा 10 दुना के 20, 20 हो जाएगा कितना आपका 20 3 60, तो आएगा हमारे पास 60 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड। यही हमारा फाइनली आंसर होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन इतना होगा। बस ये मेरा आंसर हो जाएगा, इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे सवाल आपके जो है बनेंगे और इसमें पकड़ना पड़ेगा कि किस राशि का परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है। जिसमें परिवर्तन होगा उसको ऊपर रखेंगे, जिसके सापेक्ष होगा उसको हम लोग नीचे रखते हैं, ठीक ना। तो इतना हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मैं इसको मिटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक मेरे भाई, देखिए ध्यान से इधर। तो प्यारे रसगुल्लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 खत्म कर लिए हैं। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 और पांचवा सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है सवाल ही कुछ ऐसा। और इसको पढ़ने के लिए आपको पहले इसके बेसिक फार्मूला बताऊंगा कि भाई क्या निकालना है, कैसे निकालना है, फार्मूला क्या है उसके लिए, उसके बाद हम सवाल में बात करेंगे। ठीक है, पहले एक बार हम लोग पढ़ते हैं सवाल को, कहता क्या है। ये सवाल कह रहा है क्या कि एक आयत की लंबाई जो कि x है, यहां पे दर्शाने की जरूरत नहीं है, आयत की लंबाई x मान चुके हैं पहले की, मतलब आयत की लंबाई को x से दर्शाया गया है। x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, बढ़ नहीं रही है। मतलब ये कि इसकी लंबाई, जो आयत की लंबाई है, इस लंबाई में 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। सेंटीमीटर है और प्रति मिनट है, मतलब समय के सापेक्ष आयत की लंबाई x में कमी आ रही है, घट रही है, ये बोल रहा है सवाल में। और बोल रहा है y चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। भाई मतलब लंबाई घट रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, ये हमारे पास है। फिर कह रहा है जबकि x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के 2 पॉइंट है, ए वाला बोल रहा है परिमाप, बी वाला बोल रहा है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। हमें परिमाप के परिवर्तन की दर निकालनी है और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है, दोनों को निकालना पड़ेगा। और क्या है हमारे पास है, आयत है। तो पहले हम लोग ये जान लें कि आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप निकालते कैसे हैं। मैं एक बार समझाता हूं इधर। तो आप याद रखेंगे कि जो आयत होता है मेरे भाई, इस आयत का परिमाप है ना, याद रखिएगा, आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप जो होता है इसका फार्मूला होता है लंबाई, ऐसे होता है, 2 ब्रैकेट में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 ब्रैकेट में होता है आपके पास लंबाई प्लस में होता है चौड़ाई, ये आयत के परिमाप का फार्मूला होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि आयत के क्षेत्रफल की, तो याद रखिएगा कि आयत का क्षेत्रफल, याद रखेंगे आप लोग क्या, आयत का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला निकालने का जो फार्मूला होता है मेरे भाई, वो होता है लंबाई गुणे होता है आपका चौड़ाई, ये आयत के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। दोनों निकालना है हमें, एक तो हमें आयत का परिमाप भी चाहिए और एक आयत का क्षेत्रफल भी चाहिए। आयत के परिमाप के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है और आयत के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। हमें दोनों के बारे में बात करना है। तो अब थोड़ा सा काम हम लोग कर लें। पहले मान लेते हैं कि माना आयत का परिमाप कुछ मान लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल भी कुछ मान लेते हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। देखिए ध्यान जरा, इसको शुरुआत में ही कर रहा हूं, मान लेते हैं हम लोग सोल्यूशन। देखिए गौर करिएगा कि माना है ना, माना आयत का परिमाप, पहले आयत का परिमाप ही निकालना है अपन को, तो पहले लिख लेते हैं इस चीज को। माना आयत का परिमाप रसगुल्लों, और इसके परिमाप को हम लोग क्या मान ले, सरकमफ्रेंस परिधि, या फिर कुछ और मान लेते हैं। आयत के परिमाप को हम लोग सी मान लेते हैं, सरकमफ्रेंस हो जाएगा, तथा क्षेत्रफल ए मान लेते हैं, एरिया हो जाएगा, हम सीधे सीधे मान लेते हैं, तथा क्षेत्रफल ए है। क्षेत्रफल कितना है मेरे भाई, ए है, ये हमने मान लिया है, ठीक है ना। अब परिमाप हमने सी मान लिया, क्षेत्रफल हमने ए मान लिया है। अब इसका हम लोग पहला पॉइंट जो है लिखने जा रहे हैं कि क्या, पहला पॉइंट के बाद में बात करेंगे, पहले इसमें क्या क्या दिया वो हम लोग लिखने जा रहे हैं। अब पॉइंट नंबर ए को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका जो इसमें दे रखा है उसको हम लेते हैं। देखिए
आपके पास जो लंबाई है, लंबाई x है और x में परिवर्तन हो रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। मतलब ये हमारे पास दिया है क्या, हमारे पास दिया है dx बटे में dt, क्योंकि समय के सापेक्ष हो रहा है परिवर्तन, वो दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये दे रहा है हमारे पास। चौड़ाई y है, y की बात करते हैं तो y का सॉरी dy बटे में dt इसका मान दे रखा है, dy बटे में dt किसका मान दिया है कितना, ये भी देख लेते हैं हम लोग है। ये दिया है dy बटे में dt बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये दे रखा है। साथ ही साथ बोला x बराबर में 8 है, मतलब x का मान 8 सेंटीमीटर तथा y का मान हमारे पास दिया है 6 सेंटीमीटर, यहां पर दिया है 6 सेंटीमीटर। अब इसका हम लोग पहला मान निकालते हैं, a निकालते हैं, है ना, ये निकालते हैं। हमें इसके परिवर्तन की दर निकालनी है। परिवर्तन की दर मतलब ये कि आयत का परिमाप मैंने c माना है और इसमें निकालना है परिवर्तन की दर, मतलब हमसे पूछ रहा है क्या, dc बटे में dt बराबर में क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछ रहा है। तो अब इसका परिवर्तन दर निकालने के लिए पहले हमें आयत का फार्मूला चाहिए, कि आयत का फार्मूला क्या होता है, उसको लिखते हैं यहां पर है कि आयत का परिमाप, है ना मेरे भाई, आयत का परिमाप, और आयत के परिमाप का फार्मूला वही होता है, दो ब्रैकेट में होता है, दो ब्रैकेट में हो जाएगा लंबाई प्लस में हो जाएगा चौड़ाई, इतना काम कर लेते हैं। अब देखिए जो आयत का परिमाप है इसको हमने c माना है, तो यहां पर आएगा c बराबर दो ब्रैकेट में लंबाई आपके पास x है तो यहां पर हो जाएगा x, चौड़ाई आपके पास y है तो प्लस हो जाएगा y। अब इसी का हम क्या करें, dc बटे में dt चाहिए तो हम इसका t के हिसाब से अवकलन कर देते हैं। देखिए ध्यान से अवकलन करेंगे तो आएगा dc बटे में हो जाएगा dt बराबर हो जाएगा 2, ब्रैकेट में इसका करेंगे तो आएगा dx बटे में dt प्लस लगा दिया dy बटा dt। अब क्या करें, मान को रखना है, लेकिन एक चीज हम ध्यान दें, कह रहा है कि लंबाई x तो है, इसमें 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, इसका मतलब ये कि ये आपका माइनस में आएगा, क्योंकि कोई भी चीज घटती है तो इसका मतलब वो माइनस में लेते हैं, ये माइनस में रहेगा आपका, ठीक ना, ये रहेगा आपका माइनस। तो dx बटे में dt का मान -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट हो गया है, इसका मान हमें माइनस में रखना पड़ेगा, तो रख देते हैं मेरे भाई, रखेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा dc बटे में जाएगा dt बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में, यहां पर आएगा माइनस में 5 और प्लस में इसका मान दिया है 4, तो 4 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये घटेगा बचेगा माइनस में 1, तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आएगा हमारे पास कितना रसगुल्लो, ये आ जाएगा हमारे पास dc बटे में dt बराबर 2 ब्रैकेट में आएगा -1, गुणा करने पर ये आएगा -2 बचेगा, मतलब आएगा dc बटे में dt बराबर में आएगा -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये आपके पास आएगा। अच्छा माइनस में आ गया, इसका मतलब ये कि जो आयत का परिमाप पूछ रहा था इसका परिमाप -2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि ये माइनस में आ गया है, अगर ये प्लस में आता तो बढ़ जाता, है ना, माइनस में आ रहा है इसका मतलब घट रहा है। तो हमें लिखेंगे यहां पर क्या, आयत अतः करके कि आयत का परिमाप लिखेंगे यहां पर, अतः आयत का, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा इसलिए लिख लीजिए, अतः आयत का परिमाप जो है, आयत का परिमाप घट रहा है, कितना घट रहा है, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, ये लिखना पड़ेगा आपको, घट रहा है। ये हमारा यहां तक पूरा हिसाब किताब बराबर पॉइंट नंबर 1 का, ठीक मेरे भाई। तो आपको जो है ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें करना कैसे है। माइनस में आ गया इसका मतलब ये मत सोचना कि हाँ जो है माइनस में आंसर हो जाए, नहीं, माइनस में केवल इतना बताता है कि कोई भी राशि घट रही है, जैसे यहां पर आपका ये घट रहा था तो इसका मान मैंने माइनस में लिया था, वैसे ही यहां पर जो आंसर आपका माइनस में दिख रहा है, इस माइनस केवल बताएगा कि आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड घट रहा है, इसका मतलब उसका मान माइनस में आएगा, ठीक ना। अब उसके बाद पॉइंट नंबर हम लोग बी पे चलेंगे, तो पॉइंट नंबर बी में से क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा,
है ना। तो मैं मिटाता हूं, उसके बाद हम लोग बी वाला हिस्सा हल करते हैं। मैं मिटा रहा हूं, देखिए भाई हम लोगों ने ए वाला पॉइंट अभी हल किया था, बी वाला पॉइंट अभी बाकी रह गया था। तो बी वाले पॉइंट को भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहीं पे शुरुआत करेंगे। पॉइंट नंबर बी शुरुआत करने जा रहे हैं। हमें निकालना है आयत के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है, और आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। पहले इसको हम लोग यूज करते हैं, लिखेंगे यहां पर आयत का क्षेत्रफल, ये लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल मेरे भाई क्या होता है, देखते रहिए आराम से। इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फार्मूला होता है आयत का। क्षेत्रफल को तो मैंने ए माना है, यहां पर हो जाएगा ए बराबर लंबाई आपके पास x है और गुणे चौड़ाई y था। अब a बराबर में x गुणे y मिल गया, तो मुझे चाहिए भाई क्या, इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन, मतलब ये चाहिए हमें चाहिए था डी ए बटे में डी टी, ये चाहिए था। तो मैं इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा, तो हमें डी ए बटे में डी टी मिल जाएगा इसका अवकलन करने पर। तो आइए अवकलन कर लेते हैं इसका t के सापेक्ष। लिख लेंगे यहां पर क्या कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, थोड़ा करना ही पड़ेगा भाई, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, और t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो आएगा हमारे पास क्या, ये आएगा डी ए बटा डी टी बराबर हो जाएगा डी अपॉन में डी टी, और ब्रैकेट में आएगा x गुणे कितना y। आप देखेंगे अगर ध्यान से तो दोनों चर है, और यहां पर दो फलन गुणनफल बनाएगा। तो दो फलन गुणनफल का नियम कहता है क्या है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन, उसका हम लोग पूरा करेंगे। इसी नीचे कर रहा हूं मैं यहां पर। तो जब नीचे करेंगे तो हमारे पास ये आएगा डी ए बटा डी टी बराबर, यहां पर दो फलनों का लगाएंगे गुणनफल, मतलब x को छोड़ेंगे और y करेंगे तो आएगा इनटू में डी वाई अपॉन हो जाएगा डी टी। फिर प्लस लगाते हैं, y को छोड़ेंगे x का करेंगे तो आएगा dx बटे हो जाएगा dt, इतना हमारे पास आएगा। अब इसी में मान को जो ऊपर आपके पास है बस रख दो, सिंपल एकदम हो जाएगा। रख देंगे तो आएगा da बटा dt बराबर x दिया है, x का मान हो जाएगा कहां मेरे भाई 8, तो आएगा 8 गुणे y दिया है dy बटे dt है, इसका मान दिया है 4, तो आएगा 4 प्लस y दिया है, y का मान हो जाएगा 6 गुणे dx बटे में dt है, इसका मान हो जाएगा माइनस में 5, तो आएगा माइनस में 5। आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा डी ए बटा डी टी बराबर हो जाएगा 8, 8 छक्का 8 चौके 32 के 2, 8 चौके 32 के 2 माइनस में 5 छक्का 30, इसको सॉल्व करेंगे और तो आएगा डी ए बटे में डी टी बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट का स्क्वायर, ये हमको मिलेगा। देखो एक चीज ध्यान देना है, इसका मान तो प्लस में आया मेरे भाई, प्लस में आया, इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना। तो इस बात को लिखेंगे यहां पर क्या फिर से करके कि अतः आयत का क्षेत्रफल, अतः क्या आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे यहां पर कितना, आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर प्रति मीटर का स्क्वायर, मिनट का स्क्वायर की दर से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि प्लस में आया है, बढ़ रहा है, बस यही हमें काम करना था। तो क्वेश्चन नंबर इस तरह से हमारा 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग चाहें तो इसको बकायदे देख करके नोट कर सकते हैं। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता क्या है, ठीक ना। मैं इसको मिटाता हूं और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो रसगुल्लो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने जो है 5 खत्म किया, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल थे। अब हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। ये समझ लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, और पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में नहीं आएगा कहना क्या चाहता है सवाल में, इसलिए हम लोग सवाल को बड़े आराम से पढ़ेंगे ताकि हर सवाल की हर एक बात आपको समझ में आए। और इस सवाल में चित्र भी बनाना पड़ेगा जिससे चीजें और क्लियर हो सके। देखो एक बार मैं पढ़ता हूं सवाल को, फिर हम लोग समझेंगे कैसे इसका चित्र बनाया जाएगा। सवाल में कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 वाला कि आपका ये कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, मतलब कोई सीढ़ी है वो दीवार से ऐसे सटाकर रखी गई। मान लो ये हमारे पास एक दीवार है, दीवार से ऐसे सीढ़ी को सटा कर रखा गया है, ऐसे दीवार सारे झुकी हुई है, ये दीवार है, इसके सारे से झुकी हुई है,
और इस सीढ़ी की जो लंबाई हमारे पास है, ये जो सीढ़ी आपके पास है, ये जो लंबाई सीढ़ी की है, इस सीढ़ी की लंबाई हमारे पास जो है 5 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा अगर मैं इसका डायग्राम अगर बनाने का प्रयास करूं मेरे बच्चों, तो डायग्राम हमारे पास इस तरह बनेगा। देखिए ध्यान जरा, मान लिया जाए कि आपके पास ये कोई एक दीवार है ना, ये दीवार मैंने मान लिया, इसी से ऐसे सटाकर झुकाकर इस तरह आपका जो है झुकाकर इस तरह झुकाकर कोई एक सीढ़ी रखी गई। ये आपका मान लिया जाए कि मैं बना रहा हूं सीढ़ी, ये आपकी सीढ़ी है, ये फिर एक डंडा, ये फिर एक डंडा, ये एक डंडा, ये जो बीच में रहता है चढ़ने वाला ना, इसको हम डंडा बोलते हैं, डंडा, गांव में भाषा डंडा। ये दीवार से इस तरह से झुका कर रखी गई है और इसी सीढ़ी की लंबाई में रसगुल्लों 5 सेंटीमीटर दे रखी है। बोला सवाल में, मतलब इसकी लंबाई अगर मैं बात करूंगा तो इसकी लंबाई हमारे पास दी है 5 सेंटीमीटर। ये इसकी लंबाई पूरी यहां से लेकर के यहां तक है हमारे पास। अरे सॉरी, थोड़ा इसको सीधा बना दिया जाए, ये लंबाई इसकी हो जाएगी यहां से यहां तक, इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक ना। हालांकि ये चीज जो है आप ध्यान देंगे, ये चीज आपके पास ये दीवार है, ये क्या मेरे भाई, ये दीवार, मैंने कह दिया कि ये दीवार हो गई। और इस वाले हिस्से को मैं कह दूंगा कि ये जो हिस्सा आपका है, ये वाला हिस्सा, ये सीढ़ी है ना, ऐसे ये मेरे भाई आपका हो जाएगा सीढ़ी। याद रखिएगा ये सीढ़ी लिखा हूं मैं यहां पर, और ये हिस्सा आपका दीवार हो जाएगा। चलिए यहां तक तो बात ठीक है। फिर बोल रहा आगे क्या, उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। कह रहा सीढ़ी का नीचे का सिरा, नीचे वाला मतलब ये वाला हिस्सा की बात कर रहा है जो नीचे आपका यहां पर है, ये नीचे वाला जो हिस्सा आपका है यहां पर, इसकी बात करें। ये सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के दर से खींचा जाता है। मतलब ये कि इस नीचे वाले हिस्से को पकड़ करके इधर ही खींचते, इधर खींचो भैया, दीवार से दूर खींचो, इधर खींचो, पटक दे, दूर खींचो। मतलब इससे जो है हम लोग क्या करते हैं, जमीन है आपका, ये जमीन पर ऐसे टिकी हुई है, अब इसके नीचे वाले हिस्से को पकड़ के खींचो, उधर खींच रहे हैं, वो भी किस दर से, तो आप बोलेंगे सर यहां पर जो है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींच रहे हैं इसको। मतलब ये कि इसके नीचे वाले हिस्से को जब हम खींच रहे हैं, खींचने से क्या होता है, देखो ध्यान से, कह रहा है क्या कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। अब जाहिर सी बात है कि जब ये वाला हिस्सा खींचेंगे तो सीढ़ी आपका नीचे आएगा। अरे भाई देखो ना ध्यान जरा, अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा बढ़ेगा ये, तो आई वाला हिस्सा नीचे आ रहा है। उसी प्रकार अगर मैं इस सीढ़ी के नीचे वाले हिस्से को खींचूंगा इधर, तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे आएगा, दीवार से नीचे आएगा। एकदम प्रैक्टिकली समझो इस चीज को, जैसे मान लो ये दीवार है, अगर मैं इस दीवार को, ध्यान देंगे जरा इस चीज को, अगर मैं इस दीवार को नीचे वाला हिस्सा ऐसे खींचता हूं, देखिए ध्यान से खींच रहा हूं, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है नीचे आता जाएगा। अगर मैं इस सीढ़ी के नीचे वाला हिस्सा खींचता हूं उधर, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा दीवार पर जो टिका हुआ था वो नीचे आने का प्रयास करेगा। वही कह रहा है क्या कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, मतलब ये नीचे कितना आ रहा है, किस दर से आ रहा है, ये हमें पता करना है। जबकि सीढ़ी की नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है ना, 4 मीटर की दूरी पर है। अब एक चीज थोड़ा ध्यान देना हमको है, यहां पर ये मीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा, क्योंकि यहां मीटर है तो यहां भी मीटर रहना चाहिए आपके पास। मतलब जो सीढ़ी का नीचे का सिरा है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, ये जो नीचे की सीढ़ी का सिरा है, ये इस दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है ना। तो ये जो है दूरी आपके पास दी है यहां से यहां तक, ये बेटा आपके पास दिया है 4 मीटर का, पूरा यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास है, ये हमारे पास है। अब इसी दूरी को हम लोग खींचकर बढ़ा रहे हैं, कितना खींच रहे हैं, 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींच रहे हैं इसको। तो भाई ऊंचाई घटेगी इस पे, तो कितना घटेगी हमसे पूछ रहा है। अब एक काम करें हम लोग क्या करें कि इसकी ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं h। इसकी ऊंचाई को मेरे भाई हम लोगों ने मान लिया कितना, h, ठीक ना। और ये जो आपकी दूरी ये दे रखी है, इसको हम लोग मान लेते हैं x, और x बराबर में हमारे पास दिया है कितना, 4, ये दिया रखा है हमारे पास, हिसाब किताब है। थोड़ा थोड़ा सा हम लोग क्या करें, ये मान लेते हैं, जो हमने लिखा है इस चीज को मान लिया जाए यहां पर कि सोल्यूशन में, कि माना सीढ़ी पर दीवार की, ऐसे लिखेंगे, दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई, देखेंगे आप, दीवार पर जो दीवार है आपका, इस पे सीढ़ी कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है। दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई, ठीक मेरे भाई, सीढ़ी की ऊंचाई ये मान लिया जाए,
और इसकी ऊंचाई को हमने h माना है, सीढ़ी की ऊंचाई h है, जबकि सीढ़ी की निचला सिरा दीवार से x मीटर की दूरी पर है, ये मान लिया जाए। जबकि सीढ़ी का निचला सिरा, सीढ़ी का निचला सिरा, ये ध्यान देंगे जरा इस चीज को, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से, किससे मेरे भाई, दीवार से कितना है, x मीटर की दूरी पर है, x मीटर की दूरी पर है। ये हमारे पास हिसाब किताब है। अब आपके पास जो जो चीजें पता है उसको लिख लीजिए बढ़िया से। क्या क्या हमको पता चल गई है, देखिए ध्यान से। हमारे पास तो एक तो x का मान पता चल गया है, हमसे पूछ रहा है, ठीक है भाई, तो हमारे पास ये मिल गया है कि भाई x बराबर में दे दिया है 4 मीटर, और इसी दूरी को हम लोग खींच रहे हैं, तो बढ़ रहा है कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींच रहा है, ये दूरी बढ़ेगी, तो इसी दूरी में परिवर्तन हो रहा है कितना, dx बटे में dt दिया है, समय के सापेक्ष बढ़ेगा, तो dt बराबर में दिया है कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड, ये दिया है हमारे पास है। और इस पर ऊंचाई किस दर से घट रही है, लिख रहा है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई भाई, सीढ़ी की ऊंचाई किस दर से घट रही है, पूछ रहा हमसे, मतलब पूछ हमसे ये रहा है कि भैया जो dh बटे में dt आएगा वो कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क है। बस यही हमारे पास हिसाब किताब है। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो ध्यान दो पड़े। अगर मैं इसको देखूं चित्र को, तो एक प्रकार के बना रहा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपका ये कर्ण तो ठीक है, बाकी लंब आधार हो सकते हैं, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं, सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। देखिए ध्यान से मैं लिखता हूं यहां पर कि पाइथागोरस प्रमेय से चित्र बनाकर लिख देंगे यहां पर चित्रानुसार, उसके बाद लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से चित्रानुसार, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस, लिखते चलेंगे मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय का नियम जान ही रहे हैं आप लोग, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, हालांकि कर्ण में आपका दिया है 5, तो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब आपके पास दिया है h, तो हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस दिया है आधार x, तो x का हो जाएगा स्क्वायर, ये हमारे पास होगा। आगे देखते रहिए ध्यान से, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, और h का स्क्वायर तो रहेगा ही, और x का मान दिया है 4, रख देंगे यहां पर, 4 का हो जाएगा स्क्वायर कर लेंगे यहां पर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इस 16 को हम लोग भेजेंगे इधर तो आएगा माइनस में 16, मतलब आएगा आपके पास 25 माइनस में 16 बराबर जाएगा h का स्क्वायर। सीधे लिखेंगे तो आएगा h का स्क्वायर बराबर 16 में से, सॉरी 25 में से 16 जाएगा, बचेगा 9, है ना। अब h बराबर आएगा आपके पास कितना, कड़ी में 9, और h बराबर हम लेंगे यहाँ पर क्या, 3, और ये जाएगा किसमें आपका मीटर, तो h का मान तो हमारे पास 3 मीटर है। फिलहाल सीढ़ी की जो ऊंचाई दीवार पर है वो 3 मीटर है हमारे पास, जबकि हमें तो निकालना है dh बटे में dt, ये निकालना है, तो निकालना है यही, तो भाई क्या करें आगे, ये ध्यान दो बढ़िया से। हमें एक काम करना पड़ेगा, जो हमने इसको लिखा है 5 का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसी उतारते हैं क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए ध्यान से लिख रहे हैं आप समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से बहुत आराम देखते रहेगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारे पास क्या आएगा रसगुल्लो, ये आएगा 5 का स्क्वायर, तो ये भाई 5 का स्क्वायर, इसको सीधे 25 कर लो, सिंपल हो जाएगा हमारे लिए, लिख लेंगे यहाँ पर क्या 25, सीधे हो जाएगा हमारे पास 25 बराबर h का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा x का स्क्वायर, या इसी को ऐसे कर लो मेरे रसगुल्लो, आएगा h का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, है ना, कर सकते हैं ये चीज। हमें निकालना है dh बटे में dt, ये निकालना है, इसका मतलब इसी का मैं t के सापेक्ष अगर अवकलन कर दूं दोनों तरफ, तो dh बटे में dt मिलने के चांस है, चांस क्या पूरे हैं, उम्मीद है, आंसर भी हमारा मिल सकता है। तो इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिख देंगे यहां पर क्या कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष मेरे भाई अवकलन, सॉरी यहां पर आएगा अवकलन करने पर, है ना, t के सापेक्ष अवकलन करने
पर। अब जब अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर तो आएगा हमारे पास d अपॉन में हो जाएगा dt, ब्रैकेट में आएगा h का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और बराबर में आएगा d अपॉन में dt, ब्रैकेट में आएगा 25। दोनों तरफ किया मैंने, तो इसका करेंगे इसका भी करेंगे, सेम वही काम होगा। इसमें देखिए h का t के सापेक्ष, x का भी t के सापेक्ष, दोनों का अलग अलग सापेक्ष कर रहे हैं। जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देंगे, ऐसे में कर दे रहा हूं, कितना आएगा, ये हो जाएगा 2h, और इसी में dh अपॉन में dt से गुणा भी करेंगे ना। आप बोलेंगे जी सर, क्योंकि h का t के सापेक्ष हो रहा है भाई, जब किसी दूसरे चर का दूसरे चर के सापेक्ष करते हैं तो उसमें गुणा भी करते हैं। सेम काम यहां भी होगा, ये आएगा हमारे पास 2x, और इसी में जाएगा dx बटे में dt से गुणा करेंगे, और अचर पद का अवकलन करने पर 0 आता है, ये मिलेगा हमारे पास। अब आगे देखिए ध्यान से, आएगा 2h इंटू जाएगा dh अपॉन dt बराबर, ये वाला हिस्सा आएगा इधर प्लस में माइनस जाएगा, तो आएगा माइनस में 2x, और इंटू जाएगा हमारे पास dx बटे में dt। 2 से 2 काट दो इधर, हमारे पास आ गया h इंटू जाएगा dh अपॉन में dt बराबर, हमारे पास आएगा माइनस में x इंटू dx अपॉन में dt, ये मिलेगा, है ना। अब h का मान हमारे पास आया था कितना, 3 रख देंगे यहां पर, आएगा 3 इंटू dh बटा हो जाएगा dt बराबर माइनस x दिया है, x का मान मेरे भाई 4 हमारे पास दिख रहे हैं, तो आएगा 4 गुणे dh बटे में dt का मान दिया है 2, रख दो, यहां पर भी आएगा 2, है ना। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आएगा dh, ये पूरा एकदम बढ़िया से लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, ये आएगा dh बटा dt बराबर 4 दूना क्या आएगा, माइनस में 8, और बटे में जाएगा 3 बटे में 3, हो जाएगा कितना आपके पास, मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा फाइनली आंसर होगा, यही हमें निकालना था, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका देखिए माइनस में आया है, माइनस का मतलब घट रहा है, कोई चीज लिख रहा है, दिखा भी है, कह रहा है क्या कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, घट रही है, इसका मतलब माइनस आंसर में आएगा, तो माइनस में आया ही हमारा माइनस 8/3। तो ये ध्यान दो, क्वेश्चन हमारा जो है माइनस वाला, ये ध्यान देना पड़ेगा कि माइनस का मतलब कोई भी राशि घट रही है, इसलिए माइनस में आंसर आता है। तो दीवार पर इस सीढ़ी की ऊंचाई किस दर से घट रही है मेरे भाई, आप बोलेंगे 8/3 मीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका जो है 6 भी कंप्लीट होता है। बहुत अच्छा सवाल था ये क्वेश्चन नंबर 6, और इसको आप लोग मेरे भाई इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक ना। तो अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता क्या है, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है ना। तो प्यारे भाइयों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है 6 खत्म किया था। अब 6 खत्म करने के बाद हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 7, और 7 आपके पेपर में बनने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसा है। और हालांकि जब आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे थे तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन एक आध दो देखने को मिले होंगे, तो भाई 2 ही 3 सवाल होंगे इस तरह के, या एक आध दो होंगे, तो एक सवाल तो इस तरह के जरूर पूछेंगे आपके पेपर में, है ना। तो इस सवाल को हम एक बार देख लेते हैं कि सवाल हमारा है क्या, क्या कहता है सवाल हमारा, और इसको कैसे लगाया जाएगा, ठीक ना। आइए जरा एक बार देखते हैं सवाल कह रहा है क्या। ये कह रहा है किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत cx रुपए में cx बराबर में दिया है 0.005 x का क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 500 से प्रदत्त है। मतलब ये कि किसी वस्तु के x इकाइयों के उत्पादन में जो कुल लागत आ रही है वो कुल लागत cx है, और cx हमारा इस तरह से दिया हुआ है ना। कुल लागत मतलब cx है, और cx हमारा जो है इस रूप में दिया हुआ है, मतलब इस तरह हमारे पास है। आगे बोल रहा है क्या कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है। मतलब अगर 3 इकाई तक वस्तु को बनाया जाए, 3 इकाई तक जो है यहां पर ध्यान देना है, 3 इकाई तक वस्तु को बनाया जाए तब उसका जो है हमें निकालना है सीमांत लागत। यहां पर सीमांत लागत है, सीमांत लागत याद रखिएगा, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। आगे बोल भी रहा है यहां पर है क्या कि जहां पर सीमांत लागत है ना, सीमांत लागत को बोला इंग्लिश में मार्जिनल कॉस्ट, या फिर इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमसी। एम का मतलब हो गया मार्जिनल, सी का मतलब हो जाएगा कॉस्ट। एमसी से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के लिए उत्पादन के संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर से है।
है ना। तो प्रॉपर ये ध्यान हमारे पास क्या है कि जो आपका सीमांत लागत है ये आपके उत्पादन के संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर से है। मतलब ये हमें प्रॉपर बात समझा रहा हूं मैं एक तरीके से कि हमें तो एक्चुअली में निकालना है सीमांत लागत। सीमांत लागत निकालनी है। सीमांत लागत को हम लोग लिखते हैं एमसी। एमसी लिख देंगे यहां पर एमसी, हमें यही एमसी निकालना है। एमसी मतलब हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट, जिसकी हिंदी होती है सीमांत लागत, और हमें एक्चुअली में यही निकालना है ना। अब यही सीमांत लागत बोल क्या रहा है कि किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर, और कुल लागत हमारे पास दिया है सीएक्स, है ना, और इसी के परिवर्तन की दर निकालनी है। तो भैया सीएक्स हमारा एक्स रूप में दिया है, तो इसका मतलब ये कि इसी सी के परिवर्तन की दर चाहिए, वो भी किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। दैट इज मैं ये कह सकता हूं क्या कि अगर हमको एमसी चाहिए तो एमसी बराबर हमें निकालना पड़ेगा डीसी बटे में डीएक्स, ये हमारा निकालना पड़ेगा, याद रखेंगे। अर्थात ये कि एमसी बराबर में आएगा डीसी बटे में क्या, डीएक्स। अगर मैं इस सी का एक्स के सापेक्ष, इस सी का एक्स के सापेक्ष जो है अवकलन कर देता हूं तो हमको एमसी मिलेगा। एमसी मतलब मिल जाएगा सीमांत लागत। यही आपके पास है छोटी मोटी बातें, ठीक ना। तो एमसी निकालना है मतलब सीमांत लागत निकालना है, और सीमांत लागत निकालने के लिए भैया हमें डीसी अपॉन में डीएक्स चाहिए। अर्थात इस सी का जो कुल लागत है इसका एक्स के सापेक्ष आप अवकलन कर डालिए, है ना, अवकलन कर डालिए तो हमें एमसी प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए देखिए ध्यान से, सी एक्स हमारे पास इस रूप में दिया हुआ है, इसी सी का हम करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक ना। देखिए ध्यान से लोग, मतलब हम लिखेंगे यहां पर क्या कि आपके पास दिया हुआ है सॉल्यूशन में लिखेंगे यहां पर क्या कि कुल लागत हमारे पास है, कुल लागत लिख लेंगे यहां पर, जो आपका कुल लागत है सी एक्स में दिया है, सी एक्स हमारे पास है, सी ब्रैकेट में एक्स बराबर में कितना दिया है आपके पास, दिया है 0.005 एक्स का क्यूब, ये है। फिर माइनस में दिया है 0.20 एक्स का स्क्वायर, प्लस में दिया है 13x और प्लस में हो जाएगा 500, यही हमारे पास है। हमें इस सी एक्स का जब करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन तो भैया हमें मिलेगा एमसी, और एमसी का मतलब हो गया सीमांत लागत, ये निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे चाहिए सीमांत लागत, ध्यान देंगे इस चीज को, लेकिन यहां पर क्या सीमांत लागत, और सीमांत अगर लागत निकालनी है भाई, सीमांत लागत मतलब क्या निकालना, हमको एमसी निकालना है। एमसी चाहिए तो इसका मतलब मुझे डीसी बटे में डीएक्स निकालना पड़ेगा, और सी तो आपके पास यहां पर दिया हुआ है, इसका मतलब सी का हमें एक्स के सापेक्ष करना पड़ेगा अवकलन। आइए देखिए यहां से निकालते हैं, यहां पर है आएगा आपके पास क्या, एमसी बराबर जाएगा डी अपॉन में डीएक्स, जो सी का मान यहां पर लिख लेंगे, ये हो जाएगा 0.005 एक्स का क्यूब। उसके बाद माइनस में दिया है, माइनस में कितना हो जाएगा मेरे सुन लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.02 एक्स का स्क्वायर प्लस 30x प्लस 500। अब आइए अवकलन करते हैं, आएगा हमारे पास क्या, एमसी बराबर, है ना, इसका करेंगे तो आपके पास पावर जाएगा आगे, आगे जाएगा, और इस 5 गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.015 गुणा करेंगे, 3 आगे जाएगा, 5 3 15, और इसमें से एक पावर घटेगी तो आएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, इसमें पावर जाएगी आगे तो आएगा 0 पॉइंट हो जाएगा 04 एक्स हो जाएगा, और यहां पर एक्स का अवकलन होता है 1, तो बचेगा आपके पास केवल 30, और अचर पद का अवकलन हो जाएगा 0। इसका कोई मतलब नहीं कि अचर पद का अवकलन 0 होता है, ये सब लोग जानते हैं। फिलहाल हमें एमसी इतना मिल गया है, और हमें एमसी जो है निकालना है वो 3 इकाइयों पे निकालना है। 3 इकाइयों मतलब कि एक्स इकाई है, एक्स इकाई यहां पर है, अब इसी 3 इकाइयों पे निकालना है। दैट इज ये कि जहां पर एक्स दिया है वहां पर मुझे 3 मान, 3 जो है इसमें रखना पड़ेगा, एक्स की जगह रखना पड़ेगा, है ना। तो एग्जैक्ट देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे यहां पर क्या कि x बराबर 3 रखने पर, ये में निकालना है क्योंकि x बराबर 3 में निकालना हमको है, तो आपके पास आएगा mc बराबर, जहां जहां इसमें x है वहां पर रख देंगे 3, ये हो जाएगा हमारे पास 0.015 ब्रैकेट में जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस जाएगा 0.04 और इसके जगह हो जाएगा हमारे पास क्या 3,
प्लस में हो जाएगा 30। अब इसी को सॉल्व करते हैं मेरे भाई, आएगा हमारे पास क्या, MC बराबर 0.015 गुणे 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, माइनस में यहां पर देखेंगे तो आएगा 0.04 और ये गुणे में 3 रहेगा आपका और प्लस में हो जाएगा 30, ठीक है ना। आगे फिर देखिए आएगा हमारे पास MC बराबर, ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 9 हो जाएगा 45 हो जाएगा 5 हासिल आया 4, 9 1 में 9, 9 4 13, 15 9 135 और दशमलव आपका 3 अंक के बाद जीरो लगा दिया मैंने यहां पर। फिर माइनस हाई गुणा करेंगे आएगा 4 3 12 अर्थात आएगा 0.12 प्लस में 30। अब यही हमें क्या करना है, जोड़ना है रसगुल्लो। जोड़ने का मतलब यह है कि पहले आप 0.135 में 0.12 घटा दो क्योंकि माइनस में यहां पर है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से इस चीज को मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये आएगा हमारे पास MC बराबर कितना आएगा घटाने पर, देखिए ध्यान से आपका ये है, मैं यहां घटा रहा हूं, ये दिया है 0.135 में घटाएंगे 0.12 घटाएंगे, घटाना हमको है तो ये तो आपका 5 रहेगा और यहां पर 3 में से 2 जाए बचेगा 1, 1 में से 1 जाए हो जाएगा 0, पॉइंट में 0 लगा देते हैं, दैट इज हमारे पास ये आ जाएगा 0.015 और प्लस में 30 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा MC बराबर 30.015 और मेरे भाई यही हमारा जो है सीमांत लागत होगा। सीमांत लागत मतलब ये रुपए में है, किसमें आपका है, रुपए में, याद रखिएगा और फिलहाल ही हमारा आंसर भी होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपसे सीमांत लागत पूछेगा तो कुल लागत का आप x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमें सीमांत लागत पूछ जाएगा, निकल जाएगा। कितनी इकाइयों में पूछेगा, अगर इकाइयां भी निकालनी दे देगा इसमें तो उसमें जहां जहां x दिखेगा वहां पर हमें मान रख देना है, सॉल्व करना है, सीमांत लागत की एग्जैक्ट वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग जो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं पेपर में तो मेरे ख्याल से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे भाई इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 7 के बाद बढ़ेंगे 8 की ओर। तब तक मैं इसको मिटाता हूं और मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, ठीक है ना। मिटा रहा हूं इस चीज को। तो रसगुल्लो क्वेश्चन नंबर 7 खत्म करने के बाद हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत प्यारा सवाल है आपका, एक बार देखेंगे रसगुल्लो ये कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात कर रहे हैं। ये कह रहा है क्या कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। फिर बोला है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। हमें इसके कह रहा है कि हवा का एक कोई बुलबुला है, भाई बुलबुला तो आपका गोल होता है, गोलाकार आकार का होता है और उस बुलबुले की त्रिज्या 1/2 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, प्रति सेकंड है। इसका मतलब बुलबुले की जो त्रिज्या है वो समय के सापेक्ष बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है, 1/2 मीटर बढ़ रही है। और इस बुलबुले का आयतन जो है किस दर से बढ़ रहा है ये हमें पता करना है। लास्ट में बोला है कि जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो यहां पर सवाल को पकड़ना पड़ेगा कि किस चीज में परिवर्तन हो रहा है और क्या हमें निकालना है। साफ साफ बोल रहा है कि त्रिज्या में भाई परिवर्तन हो रहा है और इसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये हमें पता करना है, मतलब आयतन के परिवर्तन की दर निकालनी है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं कि जो बुलबुला होता है हवा का, भाई ये गोला होता है, एक प्रकार गोले का आकार का होता है। तो हमें सारी बातें गोले के आकार पे करनी है। गोले का आयतन निकालेंगे और गोले के आयतन के आधार पे इस बुलबुले का परिवर्तन भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। और देखो पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना बुलबुले की त्रिज्या स्मॉल r है और उसका आयतन v है, ये मान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अगर हम लोग शुरुआत करें यहीं से तो शुरुआत में हम लिखेंगे यहां पर क्या सोल्यूशन में कि माना, यहां लिखना पड़ेगा माना कि बुलबुले की त्रिज्या, ठीक ना, माना बुलबुले की त्रिज्या, ये लिखेंगे भाई, माना बुलबुले की त्रिज्या क्या मान लेंगे, स्मॉल r मान लेंगे। माना बुलबुले की त्रिज्या स्मॉल r तथा आयतन जो बुलबुला है आपका उसका आयतन तथा आयतन v है तथा जो बुलबुला है इसका आयतन हम लोग क्या मान ले, v है। अब उसके बाद देखिए इसमें हम जब मान लेते हैं तो किसका किसका मान कितना कितना दिया ये हमें पता चल जाएगा। त्रिज्या हमने मान ली r
और इसी त्रिज्या आर में जो है 1/2 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। मतलब इस आर में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। ठीक है, मतलब ये हमारे पास पूरा है कि भैया डी आर बटे में डी टी बराबर में दिया 1/2 मीटर प्रति सेकंड ये दे दिया है। और हमसे पूछ रहा क्या है कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर त्रिज्या में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो भाई आयतन भी समय के सापेक्ष ही बढ़ेगा। मतलब ये कि डीवी अपॉन में डी टी बराबर में क्वेश्चन मार्क ये हमसे पूछ रहा है और त्रिज्या आर 1 सेंटीमीटर है, मतलब आर का मान हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, ये दिया है। अब आप जानते हैं कि भाई बुलबुला है तो बुलबुले का जो आयतन होता है वो गोले का आयतन होता है। तो गोले का आयतन लिखते हैं, यहां पर है, इसको ऐसे लिखेंगे बुलबुले का आयतन, फार्मूला आप लोग लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे यहां पर बुलबुले का आयतन। और बुलबुले का आयतन मेरे भाई गोले के आयतन के जैसा ही होगा क्योंकि बुलबुला एक प्रकार गोला ही होता है। गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3, फिर होता है पाई आर का क्यू होता है। आयतन तो मेरे भाई हमने v मान लिया है ना, इसका मतलब आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा v बराबर 4/3 पाई आर का क्यू हो जाएगा। आप बोलेंगे सर जी सर ठीक है। अब इसका हमें निकालना है, टी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, तभी हमें मिलेगा डीवी अपॉन में dt। दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन कर दो तो लिखेंगे यहां पर क्या, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, आइए देखिए ध्यान से अवकलन करते हैं मेरे भाई। अवकलन करेंगे तो इधर तो हमारे पास आएगा, इसलिए हो जाएगा डीवी अपॉन में हो जाएगा dt बराबर 4/3 पाई को, इसको हम लोग अचर पद बाहर करते हैं, बाहर करेंगे तो 4/3 पाई बाहर हो जाएगा। इस आर क्यू का करेंगे अवकलन तो पावर आपका जो 3 आगे चला जाएगा, आगे 3 आएगा और इसमें एक पावर घटेगी, स्क्वायर बचेगा और इसी में डी आर बटा डी टी से गुणा भी करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए 1 3 से 1 3 कट जाएगा, हमारा कटेगा तो हमारे पास आएगा डीवी अपॉन में हो जाएगा dt बराबर कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4 पाई गुणे आर स्क्वायर है, आर का मान हमारे पास 1 दिया है तो यहां पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर गुणे डी आर बटे में dt है, इसका मान 1/2 दिया है तो 1/2 हो जाएगा। काटेंगे 2 1 में 2, 2 दूना के 4, यहां 2 बचेगा। फिर हमारे पास आएगा डीवी अपॉन में dt बराबर ये 2 पाई और 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 2 1 में 2, तो यहां पर हमारे पास आएगा 2 क्या सेंटीमीटर का क्यू प्रति सेकेंड, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा आयतन। चलो भाई, तो फाइनली ये तो खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान था फिलहाल, लेकिन प्यारा सवाल था। अब इसी बाद हम लोग रसूले बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और 9वां क्वेश्चन देखते हैं कहता क्या है, मिटाता हूं देखिए तुरंत क्या है 9वां क्वेश्चन। तो रसगुल्लो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है 8 खत्म किया, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और आज का ये वीडियो लेक्चर बस यहीं पे समाप्त करूंगा। हालांकि ये चैप्टर नंबर 6 अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारे अभी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को यहीं पे समापन करूंगा क्योंकि शायद मुझे थोड़ा कुछ काम है, इसलिए 1 घंटे का वीडियो मैं बना रहा हूं। इसको हम लोग पार्ट 1 नाम देंगे, अगला जो वीडियो आएगा इसी चैप्टर का उसको हम लोग पार्ट 2 नाम दे देंगे, है ना। तो इस चैप्टर में 2 क्लास आपको लेनी पड़ेगी और वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं रहेगा ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता क्या है, इसको हम लोग एक बार देखते हैं क्या है और कैसे इसको लगाएंगे, है ना। हालांकि देखिए इस क्वेश्चन नंबर 9 में आपको चित्र अगर समझ में आ गया, बनाने का तरीका समझ में आ गया तो सवाल आप लोगों के लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है, ये कह रहा है एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है ना। रेत गिर रही भाई, कह रहा है गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाते हैं जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। आगे बोल रहा है रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया सवाल, एकदम प्यारा सवाल है। कुछ बच्चों को हालांकि सवाल को पढ़ने के बाद समझ में ना आया हो, फिर भी एक बार पढ़ते हम लोग हैं। फिलहाल देखिए ध्यान से,
कह रहा है कि एक पाइप से रेत गिर रही है, मतलब ये कि मान लो ये कोई पाइप है, इस पाइप से ऐसे नीचे भर 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 रेत गिरेगी, है ना, रेत गिरेगी, और जब जो है पाइप से रेत गिरती है ना तो नीचे बेटा एक शंकु का आकार बना लेती है। मतलब अगर मैं इसका फिगर बना के समझाना चाहूं आप लोगों को, कि जैसे मैंने कहा कि चलो आपके पास ये जो है एक पाइप मैंने बना दिया, यहां पर एक पाइप है आपका, ये मान लो एक पाइप है, इस तरह पाइप से जो है रेत गिर रही है, ये क्या है मेरे भाई, ये पाइप है, ये आपका हो गया पाइप, और इस पाइप से जो है आपका रेत ऐसे गिर रही है, और गिरती रेत बोला इसमें है, कह रहा है क्या, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, बनाते हैं, मतलब जो जमीन पर आपका ये रेत गिर रहा है इस तरह से बेटा, ये रेत आपका मान लो इस तरह गिर रहा है आपका, ये रेत गिरेगा जमीन पर, जो रेत गिर रहा है आपका, ये रेत बेटा गिर रहा है, रेत है ना, ये रेत गिर रहा है, ये रेत आपका जो है जमीन पर एक शंकु बना रही है, जमीन जो है आपका, जमीन पर जो है जो रेत गिर रही है वो जमीन पर एक शंकु बना रही है, शंकु मतलब जोकर की टोपी ऐसे उठ रही है ऊपर, ये शंकु बना रही है ना, ये जितनी भी रेत गिरेगी यहां पर, ऐसे मैं डॉटेड कर रहा हूं, यहां पर हूं, ऐसे भी डॉटेड कर रहा हूं यहां पर, ताकि समझ में आया आप लोगों को, ये रेत जो है आपका जमीन पर एक शंकु बना रहा है, इससे बनता हमारा शंकु, और यही कह रहा है क्या, कि जो शंकु बनाते हैं जिसकी ऊंचाई, इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी यहां से यहां तक, तो इसकी ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं, यहां से यहां तक जो ऊंचाई है आपके शंकु की, इस शंकु की ऊंचाई को हमने h मान लिया, ये यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई को मैंने h मान लिया, शंकु की ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, आधार की त्रिज्या मतलब आपके पास यहां से यहां तक जो होगा ये त्रिज्या r है, यहां से यहां तक, है ना, और उसके बाद जो बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, जो आधार शंकु की ऊंचाई होगी वो आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, वो तो बात की बात है, आगे बोल भी रहा है क्या, कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। अब एक बात बताओ भाई, इस पाइप से अगर रेत गिरता जाएगा तो भाई इस शंकु की ऊंचाई बढ़ती जाएगी हमारे पास, है ना, तो किस दर से बढ़ रही है ऊंचाई इसकी, ये हमें पता करना है, और शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है क्या, कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है, मतलब इसके गिरने की जो रफ्तार है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है, ये शंकु के आयतन को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब इस शंकु के आयतन में परिवर्तन हो रहा है। अरे भाई जब रेत गिरेगी तो भाई जाहिर सी बात उसका आयतन बढ़ेगा ही, उसके आयतन में परिवर्तन दिया है 12 सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेकंड, मतलब ये कि इस रेत के जो शंकु का आकार बना रहा है, इस रेत से बने शंकु के आयतन में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, कितना हो रहा है, 12 सेंटीमीटर का क्यूब हो रहा है ना। तो यहां पर हमारे पास सवाल में जो जो बातें उसको हम एक बार पहले लिखते हैं, हमने इस रेत से बने शंकु की त्रिज्या को r मान लिया है और इसकी ऊंचाई हमने h मान ली है, इसके आयतन को हम लोग v मान के चलते हैं। देखिए ध्यान से मैं लिख रहा हूं यहां पर सोल्यूशन इसका, यहीं से कि माना रेत से बने शंकु का आयतन लिखेंगे यहां पर, माना रेत से बने, लिखना पड़ेगा, माना रेत से बने शंकु का, रेत से बने शंकु का आयतन, शंकु का आयतन v है, शंकु का आयतन मान लेंगे v, ठीक ना, कामा त्रिज्या इसकी मान लेंगे मेरे बच्चों, त्रिज्या, इसकी त्रिज्या हमने r मान लिया, तथा ऊंचाई हमारे पास है, ऊंचाई को हमने h मान लिया है, ऊंचाई ले लेंगे यहां पर, ऊंचाई ये हो जाएगा ऊंचाई, और ऊंचाई को हम लोग जो है h मान लेते हैं, ऊंचाई h है। अब उसके बाद जो सवाल में आपके पास दिया है उसको लिख देते हैं भैया, इसके आयतन में, आयतन को हमने v माना है और आयतन में परिवर्तन हो रहा है 12 सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेकंड, समय के सापेक्ष हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सवाल में हमारे पास क्या क्या दिया है, एक तो हमारे पास मेरे बच्चों दिया है dv अपॉन में दिया है dt, इसका मान दिया है 12 सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेकंड, ये दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास ये भी दिया है क्या, कि जबकि शंकु की ऊंचाई, जो ऊंचाई h है, इसका मान दिया 4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हमारे पास h दिया है, h बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। साथ में पूछ क्या रहा है
कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, मतलब इसकी ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है। तो एक बात ध्यान रहा है कि अगर शंकु के आयतन में समय के सापेक्ष अगर परिवर्तन हो रहा है तो भैया ऊंचाई भी समय के सापेक्ष बढ़ेगी इसकी, है ना। मतलब ये पूछ रहा है हमसे कि भैया डी एच बटे में डी टी बराबर में क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा हमसे। इस चीज को थोड़ा सा मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर जरा गौर करेंगे, कामा करके यहां पे लिख रहा हूं कि आपसे पूछ क्या रहा है, डी एच बटे में डी टी बराबर में आपका क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछ रहा है, ये चीज है। अब उसके बाद प्रश्न में जो हमारे पास बोल रहा है यहां से कि जो कह रहा है क्या कि जिसकी ऊंचाई, मतलब जो शंकु है उसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। बहुत बढ़िया चीज देखा यहां पर है। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर है, लिखेंगे यहां पर क्या कि जो प्रश्न बोला उसके अनुसार चलेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार जो ऊंचाई मेरे भाई है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है जो ऊंचाई इसकी है, ऊंचाई वो त्रिज्या का छठा भाग है, आधार की त्रिज्या का चौथा भाग है, छठा भाग है, तो ऊंचाई बराबर जाएगा 1/6 त्रिज्या। ऊंचाई त्रिज्या का छठा भाग है, यही तो है हमारे पास। तो अब देखिए ऊंचाई को हमने h मान लिया, h बराबर 1/6 और त्रिज्या को हमने r मान लिया है। अगर मैं r का मान निकालता हूं तो इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, मतलब हमारे पास आएगा r बराबर हो जाएगा 6 क्या h, ये हमारे पास है त्रिज्या का मान, हमारे पास इतना मिल गया है। अब आप क्या करेंगे, तो हमें निकालना तो dh/dt है भाई, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, हम क्या करेंगे, यहां से शंकु के जो शंकु बन रहा है इसके आयतन के फार्मूला का प्रयोग करेंगे, और शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, उसी का प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान से जरा, लेकिन यहां पर क्या शंकु का आयतन, थोड़ा सा इसको हम लोग जो है ऐसे घेर दे रहे हैं ताकि पूरी बातें एकदम क्लियर होती रहे आपको। ये अब लिखने स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर है लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये लिखेंगे, और शंकु के आयतन का फार्मूला मेरे भाई आप जानते हैं कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। आप बोलेंगे जी सर ये इतना होता है। शंकु के आयतन को हम लोगों ने क्या मान लिया है, v मान लिया है, तो लिखेंगे यहां पर v बराबर में हो जाए कितना, 1/3 पाई r है, r का मान 6h है, तो रख देंगे यहां पर आएगा 6h का होल स्क्वायर और इंटू में h है। ठीक है, चलते हैं आगे, ये आएगा v बराबर हो जाएगा 1/3 फिर पाई, गुणे लगाते हैं यहां पर 6 का स्क्वायर करेंगे आएगा 36, और ये जाएगा h का क्यू कर लेंगे क्योंकि h स्क्वायर और h गुणा करेंगे तो h का क्यू आ जाएगा, इसको काटेंगे आएगा 12 3 36, 12 बचेगा यहां पर, दैट इज हमारे पास आएगा v बराबर 12 एकम में 12 पाई और h का हो गया क्यू, यही हमारे पास है। अब आओ मेरे रसगुल्लो, हम लोग इसका जो है v का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्योंकि dv में dt दे रखा है, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे यहां पर क्या कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिखना ही पड़ेगा हमको। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, ये तो आएगा हमारे पास dv में हो जाएगा dt बराबर, इसमें 12 पाई अचर पद है, इसको बाहर करेंगे तो 12 पाई बाहर हो जाएगा, गुणे h क्यू का करेंगे अवकलन तो पावर आएगा आगे जाएगा, आएगा 3h का स्क्वायर, और इसी में मेरे भाई dh में dt से गुणा भी कर देंगे, जानते सब लोग हैं। अब आप देखते हैं क्या, dv में dt का मान दिया है 12, रख देंगे, h का मान दिया हमारे पास है 4, ये भी रख देंगे, रखना केवल है, रखिए मैं रखता हूं यहां पर, तो आएगा आपके पास 12 बराबर 12 पाई गुणे 3 गुणे h का मान दिया है 4, तो रख देंगे यहां पर h की जगह 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुणे में आएगा dh में हो जाएगा dt, ठीक ना। इस मान को थोड़ा सा हम लोग ऊपर हल कर लेते हैं, ऊपर हल करेंगे तो देखते रहिए आराम से, एकदम प्यारा सा सवाल है ये, या थोड़ा सा यहीं पे काट लो जरा, इसको काटेंगे, देखो 12 से 12 तो आपका कट जाएगा, बचेगा आपके पास 1 बराबर में ये हो जाएगा आपके पास कितना 3, और ये जाएगा 4 चौक के 16, 16 3 हो जाएगा 48, यही ना आएगा, तो आएगा आपके पास कितना 48 क्या पाई, और इंटू में जाएगा डी एच में आएगा डी टी, ये हो जाएगा,
इसका मान निकालना है तो 48 पाई जाएगा बटे में, तो हमारे पास आएगा DH अपॉन में DT बराबर में आएगा 1 बटा हो जाएगा कितना 48 पाई, और ये जो मेरे भाई आपका आएगा ये आएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हालांकि हमें यही निकालना भी था, ठीक ना, DH अपॉन में DT निकालना था। तो लिखना यहां पर क्या कि अतः रेत से बने शंकु की ऊंचाई, लिख लेंगे यहां पर अतः रेत से बने शंकु, रेत से बने शंकु की ऊंचाई, थोड़ा लिखना ही पड़ेगा हमको, रेत से बने शंकु, रेत से बने शंकु की ऊंचाई, रेत से बने शंकु की ऊंचाई क्या हमारे पास है 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, और यही आपसे पूछ भी रहा था, ठीक ना। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हमारा मिशन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सवाल था, हालांकि बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी क्या ऐसे लगाना है हमें, ठीक है मेरे भाई। तो अब इसी के साथ मैं डीवीडी सर इस वीडियो में आप सभी से लेना चाहूंगा अलविदा। तो मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों से लेना चाहूंगा अलविदा। हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, हालांकि ये पार्ट 1 आप ध्यान दीजिएगा, इसके पार्ट 2 मिलेंगे, और पार्ट 2 में आपके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उसको हम लोग आगे बात करने वाले हैं। फिलहाल आप इसको देख करके चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के बना सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी साथियों से मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में, अपने लोगों में जरूर शेयर करेंगे, और वीडियो कैसा रहा इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक ना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड नमस्कार, जय हिंद।